तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोफाइल्स की ना। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट। ठीक है, कहां कहां इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, जरा ध्यान से सुनिए। कहां पर, वैकेंट पी ऑर्बिटल। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था किसका, कार्बोकेटाइन। आप सब जानते हैं कार्बोकेटाइन में कार्बन का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। मतलब इसके पास अभी भी पी खाली है, जो वैकेंट पी दिखाया था। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, जी हाँ। कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेंगे किसके अंदर, वैकेंट डी ऑर्बिटल में। और दोस्तों इनको पहचानने में आपको दिक्कत आएगी, बिकॉज ये पूरा किसका पार्ट है, आईओसी। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही आपको पता चलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने लिख दूं यहां पर PCl5, या फिर अगर अपन बात करना चाहें PCl3, तो आप जानते हैं फॉस्फोरस के पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी आप ये समझो, मैं कभी नहीं पूछूंगा कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, इनमें से कौन है कौन नहीं, क्योंकि थ्रू आउट द रिएक्शन यही पढ़ने वाले हैं। अब आ गई है बातें एमओटी की। किसकी बातें आ गई हैं, एमओटी, सिग्मा स्टार, यानी कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। पाई स्टार मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और सर आप बात कर रहे हो सिग्मा स्टार पाई स्टार एमओटी की, और आप तो जानते हैं हमारी हालत वीबीटी में ही खराब है, तो मैं बचा ले गया हूं आपको। ऑलरेडी जानते हो आप, मतलब हाँ आप जान चुके हैं। जैसे अगर अपन बात करें CH3Br, जिनमें लिविंग ग्रुप होते हैं, वहां कार्बन इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में ही लेता है। कहां लेता है, कवर हो चुका है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिविंग ग्रुप वाला बताइए कहां पर इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, सिग्मा स्टार। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ Cl2 इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है, एक्स एक्स का भी एक्स बन सकता है, एक्स एक्स का भी एक्स बन सकता है। मतलब ये आपका लिविंग ग्रुप है कि नहीं है, हेलोजन लिविंग ग्रुप है कि नहीं है, भले ही ये हेलोजन से ही क्यों ना जुड़ा हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर हेलोजन हेलोजन से जुड़ा है तो भी किसका काम कर रहा है, लिविंग ग्रुप का। तो ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में लेते हैं, किस में लेते हैं, सिग्मा स्टार। अब आ जाते हैं पाई स्टार, और आप पढ़ चुके हैं पाई स्टार वालों को, क्या बात कर रहे हो सर, पोलर पाई बॉन्ड वाले। कौन से वाले, पोलर पाई बॉन्ड। यहां पर आप जानते हैं पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव। तो यहां पर सिग्मा सॉरी पाई स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। पर आपसे कभी नहीं पूछेगा इलेक्ट्रॉन कहां एक्सेप्ट करेगा, कभी पूछने वाला ही आपसे तो सिंपल सा पूछेगा इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं। देखिए ये किसका पार्ट है, ओसी। ये भी किसका पार्ट है, ओसी। ये वाले दोनों में आईओसी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इनमें आपको दिक्कत आ सकती है, पर धीरे धीरे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से सुलटा देंगे। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोफाइल्स को, तो मैं कितनी कैटेगरी में रख सकता हूं, 3 कैटेगरी में। इलेक्ट्रोफाइल्स की अगर मैं बात करूं तो 3 कैटेगरी के अंदर आप रख सकते हैं। एक हमारे सामने आएगा वैकेंट पी या वैकेंट डी वाले, वैकेंट पी ऑब्लिक वैकेंट डी ऑर्बिटल वाले। दूसरे अगर अपन बात करें तो कौन से आएंगे, पोलर पाई बॉन्ड वाले, पोलर पाई बॉन्ड। और तीसरी कैटेगरी में हमारे सामने कौन से आएंगे, लिविंग ग्रुप वाले। इसीलिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था, लिविंग ग्रुप। तो अब आप इनको धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, रटना नहीं है। कुछ अगर नहीं चमका है तो भी परेशान नहीं होना एग्जाम्पल्स में, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है। रिएक्शंस में ये आगे आते रहेंगे, आपके सामने आएंगे, तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चा क्या करता है, आज जाके सारे एग्जाम्पल रटता है, मत रटिए। बस इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इतना समझ लीजिए, आगे रिएक्शंस में मैं क्लियर कर लूंगा। हमारी तरीका ही बहुत अजीब होता है। आज शायद Cl2 किसी को इलेक्ट्रोफाइल नजर नहीं आता हो, लेकिन जब वो एल्कीन की रिएक्शन Cl2 के साथ पढ़ेगा तो साफ नजर आएगा Cl2 उसको इलेक्ट्रोफाइल। आइए कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर बातें कर लेते हैं, जिनमें वैकेंट पी या वैकेंट डी होगा। H प्लस आपका क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल, हालांकि इसके पास तो s ऑर्बिटल खाली है, एक्सेप्शनल केस है। उसके बाद अगर अपन बात करें R प्लस, आप बताइए R का मतलब पॉजिटिव चार्ज किस पर है, कार्बन। और कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स।
सिमिलरली अगर अपन बात करें X प्लस आ जाता है तो ये भी आपके सामने क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि Cl पॉजिटिव आ जाए कभी, Br पॉजिटिव आ जाए कभी, I पॉजिटिव आ जाए कभी, ये सब के सब क्या बनेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने CH2 ये आ जाए, इसे हम बोलते हैं कार्बीन। क्या बोलते हैं, कार्बीन। बताइए कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, काउंट करो। कार्बन के वैलेंस सेल में कितने होते हैं, 4। इस प्रकार से लिख दूं मैं, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड, 2 ही बॉन्ड बनाए हुए। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2, 2 4 और 2, ऑक्टेट कंप्लीट या इनकंप्लीट। तो लोन पेयर को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, अभी भी ऑक्टेट क्या है, इनकंप्लीट। इसी प्रकार से अगर हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिए जाए, क्लोरीन, तो अभी भी इसका ऑक्टेट क्या है, इनकंप्लीट। इसे क्या बोला जाता है, डाई क्लोरोकार्बीन। जो ड्रॉपर हैं वो इसको पहचानते होंगे, ये राइमर टीमेन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स आगे केमिकल रिएक्शन में आएंगे। मतलब सर अगर मेरे को याद नहीं हुए तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं। और मैं तो कहता हूं फालतू में रटने की कोशिश भी मत करो, अभी जितना समझ में आ रहा है उतना ठीक है, आगे आकर तो सारी चीजें हमें क्लियर होनी ही है। चलिए, और अगर एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करना चाहें तो इसी प्रकार से हमारे सामने नाइट्रीन भी होता है। नाइट्रीन, जहां पर नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर। देखो नाइट्रोजन पर कितने लोन पेयर हैं, 2, बट स्टिल इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन्स। लेक्चर नंबर 1 बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ, 5। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। कितने बॉन्ड बना रखे हैं नाइट्रोजन ने, 1। तो देखो ये बच गया एक लोन पेयर, ये बच गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए अभी वैलेंस सेल में बताओ, एक बॉन्ड का मतलब 2, 2 4, 2 इनकंप्लीट ऑक्टेट है अभी। सो इनकंप्लीट ऑक्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। तो ये भी आप लोगों के सामने क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली आगे चलकर आपको पता चलेगा BH3 बोरॉन का भी ऑक्टेट क्या है, इनकंप्लीट। कई बार इसको B2H6 लिख देते हैं, तो ये आईओसी का पार्ट है कि बोरॉन का ऑक्टेट कैसे इनकंप्लीट है। अभी परेशान मत होइए, आपको पता चल जाएगा। लुइस एसिड होता है ये, BF3, ये भी क्या है आपका, लुइस एसिड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें AlX3, X का मतलब आप समझ गए होंगे, हेलोजेंस। इसी प्रकार से FeX3, ये भी आपके लुइस एसिड होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें PCl3 एंड PCl5, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। मतलब इतने ही नहीं है, आगे आते रहेंगे, रटने की जरूरत नहीं है, आगे आते रहेंगे। रिएक्शन में ये खुद आएगा, रिएक्शन में ये खुद आएगा, ये सारे रिएक्शंस में आएंगे, याद हो जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जितने चमक रहे हैं उतने चमकने दो, क्योंकि इसमें मेन प्रॉब्लम आपकी आईओसी की आएगी। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि इसमें BH3 में बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बहुत सारों को नहीं पता कि BH3 में बोरॉन के पास एक वैकेंट P है। तो जब आईओसी पढ़ लोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट, हाँ अब आपका पार्ट कौन सा शुरू हो गया है, ओसी वाला, अब क्लियर हो जाएगा। जैसे पोलर पाई बॉन्ड वाले, बताइए फॉर्मल्डिहाइड आपका इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है, कैसे, बिकॉज इट कंटेन्स पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड दिख रहा है, सीधा बोलो इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट बताओ SO3 इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है, बिकॉज सल्फर में और ऑक्सीजन में क्या है, पोलरिटी, ईएन डिफरेंस। तो पोलर पाई बॉन्ड वाले आपके जो भी हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हो जाएंगे। जैसे RCN क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव, देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव। इसी प्रकार से इवन कीटोन्स भी आपके क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इवन अगर अपन बात करना चाहें तो आपका CO2 भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, देयर इज पार्शियल पॉजिटिव, देयर इज पार्शियल नेगेटिव। तो जिनमें पोलर पाई बॉन्ड होते हैं वो सब के सब दोस्तों क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स। एंड विच एटम विल बी द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जिस पर पार्शियल पॉजिटिव लिखा हुआ है, मतलब दैट एटम इज गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन द केमिकल रिएक्शन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो इसमें ये मत सोचो कि मैंने सारे लिख दिए, जैसे आपके सामने ये वाला एग्जांपल आ गया है, आप बताओ इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलोगे कि नहीं बोलोगे। कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड कैसा है, पोलर, सो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, सो इट इज इलेक्ट्रोफाइल।
एंड विच एटम इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर? कार्बन। मान लीजिए आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलेंगे, बिकॉज पोलर पाई बॉन्ड है पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। एग्जाम्पल्स कुछ भी हो सकते हैं, जिनमें भी पोलर पाई बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारे सामने बचता है लिविंग ग्रुप वाले। कौन से वाले? लिविंग ग्रुप वाले। लिविंग ग्रुप में अगर अपन बात करना चाहें, एक तो ये अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं, जैसे CH3 CH2X आ गया, X का मतलब हेलोजन, लिविंग ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल है। एंड विच वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर? कार्बन। और बताइए इसके अंदर एग्जांपल, CH3 CH2 OH2 प्लस, बताइए क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? जी हां, बिकॉज OH2 प्लस इज लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मान लीजिए हमारे सामने फिनाइल इस प्रकार से दिया हुआ है और यहां पर कौन जुड़ा हुआ है? N2 प्लस, बताइए क्या ये भी इलेक्ट्रोफाइल है? जी हां, बिकॉज N2 प्लस इज द लिविंग ग्रुप। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? नेक्स्ट और सबसे जबरदस्त, आपके X2 भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स, हेलोजेंस, Cl2 Br2 I2 सब इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। और इसका रीजन मैं दे चुका हूं कि X अगर X से जुड़ जाए तो भी क्या रहेगा? लिविंग ग्रुप। तो इसमें भी एक हेलोजन किसकी तरह काम कर रहा है? लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। सो दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। एक कैटेगरी आपकी वैकेंट पी, वैकेंट डी, इनको पहचानने के लिए आपको अच्छी खासी नॉलेज किसकी होनी चाहिए? आईओसी। ये आप बहुत आसानी से पहचान लेते हो, बल्कि ये वाली ज्यादा दिक्कत देती है। देखो, ये तो कहा लेते हैं पाई स्टार और ये कहा लेते हैं सिग्मा स्टार, फिर भी हमने इनको बहुत आसानी से समझा दिया है। आपसे कभी नहीं पूछेगा कि बताओ इलेक्ट्रॉन्स कहां एक्सेप्ट करने वाला है। बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वो एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। जैसे ये पूरा मॉलिक्यूल BH3 इलेक्ट्रोफाइल है, पर इसमें से इलेक्ट्रॉन बोरॉन लेगा या हाइड्रोजन लेगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। जैसे कौन लेगा? बोरॉन। सो द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इज बोरॉन। ये पहचानना होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या सभी ने सुलटा दिया है? पक्का? जल्दी से सुलटा दीजिए एक बार, जल्दी से आप सुलटा दीजिए। इनको तो रटने की जरूरत ही नहीं है और इनको मत रटिए आप, क्योंकि PCl3 अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। PCl5 भी आगे चलकर रिएक्शन करेगा। तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोफाइल हैं जो रिएक्शन में आ जाएंगे। AlX3 FeX3 ये सब आने वाले आगे चलकर। तो ऐसा नहीं है कि घर पे जाके इनको रट रहे हो, ठीक है, आपको थोड़ा सा सरफेस लेवल पर देख लेना है, आगे चलकर तो आते ही रहेंगे। हम यही गलती करते हैं कि हम एक एक एग्जाम्पल को रटते हैं। नहीं रटना है, नहीं रटना है, सब आएंगे आगे। सुलटा दिया है दोस्तों? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। आ जाते हैं H3O प्लस पर, जल्दी से सुलटा दीजिए। आ जाते हैं H3O प्लस पर। बताइए आपको क्या लगता है, H3O प्लस इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? है तो कैसे समझाओगे? कैसे समझाओगे? कैसे समझाओगे? अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है फिर? ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया, सही फेंके जा रहे हो। सामने वाले की ऑर्गेनिक इतनी हल्की नहीं है। हम तो सब्जेक्ट के दम पर ही चलते हैं, शेरो शायरी तो हमें आती ही, लेकिन किताब बहुत जल्दी खरीदनी पड़ेगी, समय आ गया है। तो तुम्हें भी कोई अच्छे लगे। अच्छा, बोलना कोई बुरी बात। मैंने ये भी देखा है कि शायरी लिख के उसके नीचे अपना नाम लिखते हैं, ये गजब है। शायरी है मिर्जा गालिब की और मैं नीचे लिख रहा हूं YSY। ये अलग लेवल है भाई।
मतलब इतना तो होना चाहिए, जिसका है एटलीस्ट उसको क्रेडिट तो देना चाहिए ना। ये यहीं से पायरेसी शुरू कर देते हम लोग ही। आइए देखिए, ये इलेक्ट्रोफाइल है दोस्त, पर इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपका ऑक्सीजन नहीं। आइए मैं आपको समझाता हूं, इधर ध्यान दीजिए। CH3 CH2 OH2 प्लस, आप बताइए क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है? एंड विच एटम इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर? बिल्कुल सही आपने बताया है, ये आपके सामने रहेगा बच्चे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सही बात है। थोड़ा सा ऐसा नहीं सोच सकते आप इसको? ये देखो, ये H3O प्लस को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं OH2 प्लस, और ये क्या है आपका बताइए, लिविंग ग्रुप। सो दिस टाइम दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और टेक्निकली यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। कुछ बुक्स इसको ऐसे समझा देती हैं और कुछ बुक्स ऐसे समझा देती हैं कि इट इज ए सोर्स ऑफ H प्लस आयन, और H प्लस आयन आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 2 डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो कैसे भी समझ लो ये इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूं दोस्तों कि ये AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें? AIPMT में। AIPMT में जब क्वेश्चन आया ना, तो 2 ऑप्शन थे, एक आपका BH3 भी ऑप्शन में दिया हुआ था, क्लियर, और एक आपका H3O प्लस भी ऑप्शन में दिया हुआ था, और आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब टेक्निकली कितने थे? 2। उसने आंसर केवल किसको दिया? एक को, और वो किसको दिया? BH3। मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है जब गलत आंसर्स दिए गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि H3O प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, वो तो है ही है, पर मोर देन 1 करेक्ट होना चाहिए था। जैसे इस बार भी एनटीए ने किया है फिजिक्स में कई जगह पर, कि जो सच है उसको नकारा नहीं जा सकता है, क्लियर। तो इसको इलेक्ट्रोफाइल दिया और इसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिया। तो कई जगह पर आप ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें H3O प्लस को इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिया गया होगा, या आपने भी कई बार सर लोगों से पढ़ा होगा, तो वहां नोट लगाकर लिखा जाता है कि H3O प्लस इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, और उसमें रीजन दिया जाता है बिकॉज ऑक्सीजन हैज कंप्लीट ऑक्टेट। तो आप समझिए रीजन को तो मैंने खारिज कर दिया एकदम, वो तो 2 कोड़ी का बना दिया, क्लियर। पर हां, आंसर उस हिसाब से आ जाते हैं। पर मैं ये भी कह दूं कि यही क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में आया है जहां इसको इलेक्ट्रोफाइल दिया गया है। दोनों तरीके से आंसर्स आए हैं। तो जब आप नीट लेवल के लोकल इधर उधर के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो उसमें H3O प्लस को इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिया जाएगा, कोई दूसरा होगा उसको दिया जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ने पूछा है तो हम क्लेम कर सकते हैं, और अच्छा एग्जामिनर हुआ तो इसी को ऑप्शन में रखेगा, किसी और को रखेगा ही नहीं। तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोल रहे हैं वो केवल PYQ बेस्ड पर बोल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, कोटा में तो जब भी देखोगे तो ये नहीं दिया जाता है, तो आप इसको क्रॉस कर दोगे आंसर सही आ जाएंगे, पर ये रियलिटी में इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। दूसरे एक हमारे सामने आता है जैसे Na प्लस, K प्लस, ये आपकी S ब्लॉक मेटल्स हैं, इनका मेटालिक नेचर बहुत ही ज्यादा है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते भाई, दे डू नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हैं मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं, इलेक्ट्रॉन देने की होती है, तो ये आपके इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है, नहीं है ये इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान रखिए इसको। E प्लस से दिखाते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। हालांकि दूसरी मेटल्स लाइक Ag प्लस एंड Hg2 प्लस, ये आपके किसकी तरह काम करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह है। तो ये भी मेटल, पर ये हाई फाई है, हाई चार्ज डेंसिटी वाली है, दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं, आपने Ag को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल एटम बनते हुए देखा है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स को लेते हुए देखा है, लेकिन आपने कभी भी Na और K को सेंट्रल मेटल एटम बनते हुए नहीं देखा होगा। तो डी ब्लॉक मेटल केटायंस इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और ये कई जगह रिएक्शंस में आएंगे और हमारी मदद भी करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्लियर। ये मेरे से पूछो तो इलेक्ट्रोफाइल है, और बाकी सर लोगों से पूछो तो वो नहीं देते हैं, उसका रीजन भी बता दिया है मैंने, PYQ बेस्ड आंसर्स दे रहे हैं। सुलटा दीजिए, आगे बढ़ो। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे।
सुलटा दीजिए जल्दी जल्दी। और कमाल की बात बताऊं, एनसीईआरटी इसको इलेक्ट्रोफाइल मानता है, लिखता है एनसीईआरटी H3O प्लस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अगर पूछता है अभी नीट के अंदर एनटीए, तो अच्छी बात यह है कि वो सुनता है आजकल, जब से सुप्रीम कोर्ट में गया है तब से सुनता है वो आजकल, वरना वो सुनता नहीं था। जो दे दिया सो दे दिया। अभी इस बार जो दिया है कहीं कंट्रोवर्सी में नहीं फंसा वो, चाहे उसको एक से ज्यादा सही करने पड़े हों, अगर वो कहीं भी लॉजिकली गलत है तो सही किया है उसने चीजों को, सुलटा दिया है। चलिए, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला हमारे सामने जो है वो है न्यूक्लियोफाइल। ये रिफ्रेश कहां से होगा, क्योंकि हैंग करने लग गया है। नेक्स्ट हमारे सामने है न्यूक्लियोफाइल। देखो दोस्तों, न्यूक्लियोफाइल को नॉर्मली मैं NU माइनस से लिखूंगा। ये एब्रीवेशन है, चाहे उस पर नेगेटिव चार्ज हो या ना हो। इलेक्ट्रोफाइल को मैं किससे लिखूंगा जब भी बात करूंगा, तो E प्लस, भले ही उस पर पॉजिटिव चार्ज हो या ना हो, ये जस्ट एक एब्रीवेशन है, ठीक है, नोटेशन है कि E प्लस आगे अपने लिए इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, NU माइनस हमारे लिए क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल। लिखिए इसकी डेफिनेशन, न्यूक्लियोफाइल। अब आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से तोड़ सकते हो। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लविंग, और न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। आप जानते हैं न्यूक्लियस में आपके कौन होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं। तो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो कोई पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब खुद पर कैसा है, नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, यानी कि ये आपको जिन पर पॉजिटिव चार्ज है उनकी तरफ जाएगा, मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है उनकी तरफ जाता है। तो लिख दीजिए न्यूक्लियोफाइल, एनी स्पीसीज which shares pair of electrons, any species which shares pair of electrons, any species which shares pair of electrons, any species which shares pair of electrons, यानी कि जो रिएक्शन में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। अगला पॉइंट लिखिए, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, nucleophiles are electron rich species. Clear? Next point, a nucleophile can share, a nucleophile can share bonding as well as non-bonding electrons, a nucleophile can share bonding as well as non-bonding electrons, a nucleophile can share bonding as well as नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर सकता है और नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स भी। जहां पर आपने नॉन बॉन्डिंग लिखा है ना, उसके ऊपर लिख दो लोन पेयर, लोन पेयर को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो आप। ए न्यूक्लियोफाइल कैन शेयर बॉन्डिंग एज वेल एज नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइए जरा समझिए, अब इसमें फिर से एक लाइन आई है जहां हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन रिच। और भाई साहब, इलेक्ट्रॉन रिच सुनते ही बच्चे को लगता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो, ज्यादा हो, वही तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ये कंफ्यूजिंग लाइन है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नहीं, मत कंफ्यूज हो इस चीज से। जैसे लास्ट में हमने लिखा था इलेक्ट्रो डेफिशिएंट, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, भले ही वो न्यूट्रल हो, भले वो नेगेटिवली चार्ज हो, भले ही वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दे, भले ही वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दे। आइए कुछ चीजें हम समझते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, हमारे सामने है OH माइनस, क्या है, OH माइनस, ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। क्लियर? कैसे? आप देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस सेल में, 8। तो अगर किसी एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं विद कंप्लीट ऑक्टेट, इसमें ऑक्सीजन की बात करना चाहूं तो बताइए ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट ऑक्टेट। और कंप्लीट ऑक्टेट होते हुए इसके पास क्या है, लोन पेयर।
एक भी है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो अपने लोन पेयर को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। क्या कर सकता है, शेयर। तो ये पूरा मॉलिक्यूल आपका क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। एंड आप बताइए ऑक्सीजन आपका क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, आप समझिए इन टर्म्स को, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इसका मतलब क्या है, OH माइनस इज ए न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, पर कौन शेयर करेगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, कि ये एटम इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला है। तो किसी एटम पर अगर लोन पेयर है विद कंप्लीट ऑक्टेट तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। अब ये तो देखो नेगेटिवली चार्ज था, लेकिन अगर हम बात करना चाहें वाटर की, किसकी बात करना चाहें, वाटर की, आप समझिए। तो वाटर में ऑक्सीजन पर क्या है, फिर से लोन पेयर। बताइए इसमें, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ये आपका क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट। बताइए ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कि इनकंप्लीट, कंप्लीट, एंड स्टिल इट हैज लोन पेयर, सो इट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये किसकी तरह काम करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह। इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। सही बात है कि नहीं है। अब बच्चा इसको गलत तरीके से ले लेता है कि जिस पर लोन पेयर हो वो न्यूक्लियोफाइल होता है। गलत, जिस पर लोन पेयर हो विद कंप्लीट ऑक्टेट दैट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। आइए थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था CH2 दैट इज कार्बिन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, कार्बिन। बताइए कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर इज 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनकंप्लीट ऑक्टेट। क्या है बच्चे, इनकंप्लीट ऑक्टेट। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। लोन पेयर होना न्यूक्लियोफाइल नहीं है, लोन पेयर होना विद कंप्लीट ऑक्टेट। तो इस पर लोन पेयर जरूर है कार्बन पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं दोस्तों, किसकी कैटेगरी में जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसको तो अभी भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नहीं, ये आपका कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये कहता है कि अभी तो मुझे खुद को ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, मेरा खुद का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया। सिमिलरली थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था डाइक्लोरोकार्बिन। क्या पढ़ा था, डाइक्लोरोकार्बिन। इसमें भी आपको कार्बन पर लोन पेयर दिखाई दिए, पर इसमें इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल है। आप समझिए चीजों को। अगर आपके बेसिक क्लियर है ना दोस्त, बेसिक, तो क्वेश्चंस मैं करवा लूंगा। बस बच्चा सोचता है लोन पेयर मतलब न्यूक्लियोफाइल, आज आपको क्लियर हुआ लोन पेयर मतलब न्यूक्लियोफाइल नहीं, लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट, तब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। दोस्तों ये दोनों न्यूक्लियोफाइल जो है ये आपके लोन पेयर शेयर करेंगे, यानी कि जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर क्या होते हैं, ये आपके सामने है लोन पेयर। और लोन पेयर कैसा होता है बताइए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखा वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। मैं कह रहा हूं ये लैंग्वेज भी एनसीईआरटी की है, ये लैंग्वेज एनसीईआरटी की है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं अपनी क्लास में कि लैंग्वेज को लेकर आप बहुत ही ऑथेंटिक रहिए, मतलब वही लैंग्वेज क्लास में आनी चाहिए जो एनसीईआरटी की है। उसको मजाक बनाने के लिए कोई अल्टरेशन मत कीजिए उसके अंदर, क्योंकि फिर आप समझ नहीं पाएंगे एग्जाम के अंदर। और आजकल का एग्जामिनर लैंग्वेज से खेल रहा है। तो ये आपके पास है नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये न्यूक्लियोफाइल देखे, नॉर्मली बच्चे को यही न्यूक्लियोफाइल नजर आते हैं। न्यूक्लियोफाइल कुछ बच्चों से पूछो तो डेफिनेशन भी यही दे देता है, विच शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लोन पेयर। नो, हमने बोला है विच शेयर्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट कैन बी बॉन्डिंग एज वेल एज नॉन बॉन्डिंग। आइए कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे सामने ऐसे भी आएंगे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। किनको शेयर करेंगे, बॉन्डिंग। जैसे यहां पर आपकी एल्कीन है, क्या है, एल्कीन, इट इज ए न्यूक्लियोफाइल, इट इज ए न्यूक्लियोफाइल। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर करेगा। मान लीजिए इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, जैसे कि H+, H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, हम सब जानते हैं, बिकॉज इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो आपके एल्कीन है ना, कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखिए कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो आप
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर सकते हो और बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हो? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका पाई डोनर कहलाता है। क्या कहलाता है? पाई डोनर। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है रिएक्शन के अंदर। मुझे कैसे पता चलेगा सर कि कौन पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या नहीं करेगा? तो जिनमें नॉन पोलर पाई बॉन्ड होता है, क्या बोला, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। तो यहां पर कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड है और कोई पोलरिटी, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। आपका पाई बॉन्ड ही न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। इसका मतलब सर तो आप ये कहना चाहते हैं कि यहां पर भी कार्बन कार्बन में क्या है? पाई बॉन्ड। और कैसा पाई बॉन्ड है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर वाले कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं अपने? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल वो देखे जो लोन पेयर शेयर करते हैं कंप्लीट ऑक्टेट के साथ, एक ऐसे जिनके पास होता है नॉन पोलर पाई बॉन्ड, वो भी अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो कोई भी हो जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल। अभी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में और बच गए हैं जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर करते हैं दोस्तों। किसके? मतलब सिग्मा के भी इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा सकते हैं। जी हां, जैसे अगर हमारे पास आता है ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट RMZX, ध्यान से सुनिए, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अभी मैं आपको। यहां पर कार्बन में और मेटल में कोवलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड नहीं है। इस पर कैसा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। यहां पर पार्शियल नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन की जो ईएन है वो Mg से क्या होती है? ज्यादा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये नॉन मेटल है बच्चे और ये क्या है? मेटल है। तो इस प्रकार से इस बॉन्ड में पोलैरिटी है। ये भी जब रिएक्शन करने आएगा तो रिएक्शन में क्या शेयर करेगा? अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन और मेटल के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयर करेगा। यानी कि जब भी कार्बन में और मेटल में बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लग जाएंगे। जैसे आप लोगों के सामने ये एग्जांपल आ गया। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, RLI। क्या दे रहा हूं? RLI। बताइए, R का मतलब कार्बन और यहां पर भी मेटल के बीच में है। कार्बन और मेटल के बीच में जब बॉन्ड आता है तो ये अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को रिएक्शंस में शेयर करते हुए नजर आते हैं। और भी एग्जांपल्स आप यहां पर ले सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने क्या एग्जांपल सुना होगा? CDR2। क्या सुना होगा? CDR2। तो यहां पर ये आपका कैडमियम है, इधर कौन है? R, और इधर भी कौन है? इट कैन ऑल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। जब भी कार्बन और मेटल में बॉन्ड होता है तो कार्बन मेटल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में शेयर किए जा सकते हैं। और भी हमारे पास ऐसे कुछ न्यूक्लियोफाइल्स हैं। जैसे आ जाता है NaBH4। कौन आ जाता है? NaBH4। आइए इसके बारे में अगर अपन बात करें तो यहां पर बोरॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। यहां पर है नेगेटिव चार्ज। और सोडियम पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना, ये भी आपका एक सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल है। जब ये रिएक्शन करने आएगा तो बोरॉन और हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। तो सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल आपने पढ़ा है NaBH4। इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? सोडियम। क्या बोलते हैं? सोडियम बोरो हाइड्राइड। सोडियम बोरो हाइड्राइड। एंड इट इज ए सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिएक्शंस में पढ़ा है। सिमिलरली हमारे सामने आता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कौन आता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां पर भी नेगेटिव चार्ज होता है दोस्तों। ये भी अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही शेयर करता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर सकते हैं। ये तो बहुत ही फेमस एग्जांपल्स हैं। इसको क्या बोलेंगे बताइए जल्दी से? लिथियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये जब भी रिएक्शन करने आएगा किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और कहां से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? अपने सिग्मा बॉन्ड से। आइए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। मुझे बताइए न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? सोचो क्या होता है न्यूक्लियोफाइल? एनी स्पीसीज विच कैन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नॉन बॉन्डिंग भी दे सकता है, मतलब लॉन पेयर भी। और कौन से दे सकता है? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में दो होते हैं, सिग्मा वाले या पाई वाले। पाई वाले कौन देंगे? नॉन पोलर पाई बॉन्ड वाले पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे रिएक्शन के अंदर। और सिग्मा वाले कौन से होंगे? आपके जब कार्बन और मेटल में बॉन्ड हो। इनको टेक्निकली अगर मैं बोलना चाहूं बच्चे तो इनको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक
कंपाउंड्स कहते हैं। आईओसी में आप ये नाम सुनेंगे, जहां पर कार्बन में और मेटल में क्या होता है, बॉन्ड होता है। और एक आपका NaBH4 और एक आपका LiAH4, ये भी आपके जो होते हैं ये सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, जल्दी से सुलटा दीजिए। तरीका बदल दिया है मैंने आपके सोचने का। आपको केवल यही लगता था कि लोन पेयर वाले ही न्यूक्लियोफाइल होते हैं, नहीं। न्यूक्लियोफाइल जो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन शेयर करे, चाहे बॉन्डिंग के शेयर करे चाहे नॉन बॉन्डिंग के शेयर करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपके अप्रोच क्या होनी चाहिए, अगर नॉन पोलर पाई बॉन्ड है तो वो पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, अगर किसी के पास पोलर पाई बॉन्ड है तो वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। यही से चीजें सीखी जाती है केमिस्ट्री के अंदर। ये सब्जेक्ट एंटायरली इंफॉर्मेशन बेस्ड है। जब पहली बार आपको कोई बात पता चले तभी से उसको ध्यान रखना शुरू करें। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। यहां पर केवल आपको न्यूक्लियोफाइल का बेसिक आइडिया लगना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। विच शेयर्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि नॉन बॉन्डिंग यानी कि लोन पेयर भी शेयर कर सकता है, बॉन्डिंग यानी कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर किए जा सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। ये हमारा बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है। हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स केवल लोन पेयर ही शेयर किए जा सकते हैं, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाए वही शेयर किए जा सकते हैं, जो कि एकदम गलत है। बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर किए जा सकते हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर किए जा सकते हैं। दोस्तों जब आप ऐसे पढ़ते हुए चलोगे ना, लॉजिकली चीजों को सीखते हुए चलोगे, यकीन मानिए आप मुश्किल से मुश्किल चीजें सीख जाओगे, आपको कभी लगेगा भी नहीं। जब आजू बाजू वाले लोग आपके बारे में जानेंगे कि अच्छा ये वाली बात भी, इतनी मुश्किल बातें क्यों पढ़ रहे हो, आप कहोगे मुश्किल है ही, बस अप्रोच का फर्क है। हम ऑथेंटिक अप्रोच से चल रहे हैं, हम सब्जेक्ट में कोई फन क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में कोई एंटरटेन करने नहीं आने वाला है। पूरा स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट रहने वाला है दोस्त। 3 घंटे ऐसे जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और यकीन मानिए कोई बाहर से बोल रहा है यस यू कैन डू इट, फोड़ दे तोड़ दे, तो आप एक ही बात बोलोगे, चुप रहे, जो आता है वो करने दे। तो क्लास में भी यही एनवायरमेंट होना, फुल्ली फोकस्ड एकदम। सुलटा दिया है। कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपसे रिकॉल करवाना चाहूंगा। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रो डेफिशिएंट होता है क्या? यस। क्या इलेक्ट्रो डेफिशिएंट का मतलब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना होता है? नो। ये अलग तरीके से। इलेक्ट्रो डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बच्चा इसको तो इलेक्ट्रॉन रिच मान लेता है कि हाँ नेगेटिव चार्ज है, इसको नहीं मानता है कि ये कहां है सर, ये तो न्यूट्रल है। तो भाई न्यूट्रल भी इलेक्ट्रॉन रिच हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो, खत्म। ये कहने की बातें हैं, ये आप अपनी व्यक्तिगत ऐसी फीलिंग उसके साथ जोड़ लेते हैं। रिच, रिच का मतलब जिसके पास पैसे बहुत ज्यादा हो, और पैसा कभी ज्यादा नहीं होता है किसी के पास? आज अडानी अंबानी बहुत रिच है, तो काम करना बंद कर दिया क्या कि बहुत हो गए हमारे, तो बहुत काम आ जाएंगे, कई पीढ़ियां इसको खर्च कर लेंगी। उनको लगता है कि अभी तो मुझे और पैसे कमाने हैं। आपकी नजर में वो रिच है, तो परसेप्शन है जो मार्केट में सेट किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब नेगेटिवली चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब विच कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट। किसमें? हाँ दोनों नॉन मेटल है। वो तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बताए हैं। अगर कार्बन और मेटल में बॉन्ड है तो ये बॉन्ड किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल। ये केस अलग है, ये दूसरा केस है। आपके
हाइड्राइड्स मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। तो ये तो रिएक्शन में आएगा, रिडक्शन के अंदर याद हो जाएंगे। अभी कोशिश मत करो। तुम क्या करते हो कि आज ही सारे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मेरे को याद हो जाने चाहिए, आज ही सारे क्वेश्चन करूंगा। नहीं, जब तू पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लेगा तो तुझे रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में ये 25 बार तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हें याद ही नहीं करना पड़ेगा ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि हमारी अप्रोच ही ऐसी होगी। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं बच्चों? जहां कार्बन और मेटल में बॉन्ड होता है उनको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं। और वो किसकी तरह काम करते हैं? न्यूक्लियोफाइल। और कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं? वो सिग्मा बॉन्ड। ये आपके सामने न्यूक्लियोफाइल्स होंगे और कौन से वो होंगे? सिग्मा बॉन्ड वाले। NU माइनस का मतलब न्यूक्लियोफाइल। उस पर जरूरी नहीं है कि नेगेटिव चार्ज हो, ये रिप्रेजेंटेशन है जस्ट। सुलटा दिया है क्या भाई लोगों? एकदम धीरे धीरे लिखेंगे अपन। मैं भूल गया हूं, आपको याद है कि 2 क्लास है और नॉर्मली स्टूडेंट का एक प्रोपेगेंडा होता है कि भले ही तू 3 क्लास ले ले, पढ़ाने तो तेरे को एक जितना ही देंगे। तू अगर शाना है तो हम 1.5 शाने हैं। तू डाल डाल और हम पात पात। तेरे से एक कदम आगे चल रहे हैं हम, उतना ही धीरे लिखेंगे हम। सुलटा दिया है दोस्तों। तो न्यूक्लियोफाइल्स को टेक्निकली हम कितनी कैटेगरी में डाल सकते हैं? 3। एक नॉन बॉन्डिंग वाले और एक बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में एक पाई वाले और एक सिग्मा वाले। खत्म हो गया, रटना ही नहीं पड़ेगा आपको। अब तो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, लीजिए हमारे सामने आ रहे हैं न्यूक्लियोफाइल्स। क्या आ रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल। साथ के साथ लिखते हुए चलेंगे। सबसे पहले कौन से वाले? नॉन बॉन्डिंग। मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ये? नॉन बॉन्डिंग। यानी कि आप कह सकते हो लॉन पेयर। लॉन पेयर। देखो ऐसा नहीं है, अनअकैडमी वाला भी जानता है कि लगातार पढ़ा रहा है, बोर्ड को ही रोक दे और कुछ नहीं तो हैंग करना शुरू कर दे इसने। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आइए, H माइनस। आप जानते हैं H माइनस में भी क्या है? लॉन पेयर। हालांकि इसका ऑक्टेट नहीं, डुप्लेट। तो हाइड्रोजन में जब भी बातें होंगी डुप्लेट की होंगी। और एग्जाम्पल बताइए। अभी अभी तो आप पढ़कर आए हो OH माइनस। और एग्जाम्पल बताइए। R माइनस। कार्बन आयन। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है लोन पेयर के साथ और कंप्लीट ऑक्टेट। जैसे हमने पढ़ा था CH3 माइनस। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक न्यूक्लियोफाइल है, हम लिख भी आए थे कार्बन आयन इज ए न्यूक्लियोफाइल। और बताइए कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे NH2 माइनस। दोस्तों पता है, अभी देखो, अभी अभी पता चल जाएगा। NH2 माइनस में नाइट्रोजन पर कितने लोन पेयर्स है? कोई बोलेगा नहीं। कितने लोन पेयर्स है? ऑप्शन के साथ जाएंगे। एक लोन पेयर हाथ उठाओ। NH2 माइनस में ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर हाथ उठाओ। 2 लोन पेयर हैं। 2 लोन पेयर हैं। चलिए, 3 लोन पेयर हैं। 3 वाले भी हैं। लोन पेयर ही नहीं है। अरे दिमाग से पैदल लोगो, लेक्चर नंबर 1 में यही पढ़ाया था मैंने। तब तो ऐसे कर रहे थे कौन ही मार मार के, क्या पढ़ा रहा है? इसको लगता है मेरे को ये नहीं आता है? इतना हल्का में ले रहा है मेरे को ये, और सच में नहीं आता, पर बता नहीं रहा है किसी को।
बताइए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। सही बात है कि नहीं है? ये पहला बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड। क्लियर? आप बताइए कितने बॉन्ड बना लिए इसने? ज्यादा इलेक्ट्रॉन कर दिए क्या? तो ये बताइए ये हो गया कि नहीं हो गया है? और साथ में कैसा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा। तो कितने लोन पेयर हुए? 2 लोन पेयर। कितना जबरदस्त तरीका बताया था आपको, बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, कि जिसको कुछ नहीं आता वो 9th-10th पढ़ा है तो भी बता सकता है। तो यहां पर बताइए लोन पेयर अवेलेबल है कि नहीं है? है, कंप्लीट ऑक्टेट के साथ। सिमिलरली एक्स माइनस, एक्स माइनस का मतलब आप समझ जाइए कौन? हैलोजन। एक्स का मतलब हमारे यहां केवल हैलोजन होता है, आप कुछ भी समझे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, आ जाइए वाटर। बताइए वाटर न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है? यस, बिकॉज ऑक्सीजन हैज लॉन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट। बताइए अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है? यस, ऑक्सीजन हैज लॉन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट। बताइए ईथर न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है? है, बिकॉज ऑक्सीजन हैज लॉन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट। और बताइए अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है? नाइट्रोजन हैज लॉन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट। सिमिलरली फिर आपके अमीन्स भी क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज नाइट्रोजन हैज लॉन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट। बताइए X2 न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है? यस, हैलोजन्स हैज लॉन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट। तो ये आपके लॉन पेयर वाले हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सारे कवर कर लिए हैं, मैं आइडिया दे रहा हूं कि कंप्लीट ऑक्टेट के साथ लॉन पेयर है मतलब न्यूक्लियोफाइल। दूसरे वाले बताओ, पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल्स, या सीधा लिख देते हैं नॉन पोलर पाई बॉन्ड। खत्म हो गया, नॉन पोलर पाई बॉन्ड। जिनके पास होता है नॉन पोलर पाई बॉन्ड दोस्त, वो भी क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। जैसे एल्कीन आपका एक न्यूक्लियोफाइल है। कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ये? पाई। ई ए आर में यही दिखेगा आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। आपका एल्काइन बताओ क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल। कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली बेंजीन आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल। कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जिनके पास नॉन पोलर पाई बॉन्ड होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स। और तीसरा बताओ कौन सी कैटेगरी वाले? सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल्स। सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल्स, या सिंपल लिख देते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड में बताओ कौन से आ गए आपके? जैसे कि आर एम जी एक्स, जैसे कि अगर अपन बात करना चाहें आर एल आई, जैसे कि सी डी आर टू। और आप बात करना चाहें तो हमारे सामने रहेगा आर टू सी यू एल आई, आर टू सी यू एल आई। क्लियर? ये सारे के सारे कौन से कंपाउंड से बचे? ऑर्गेनोमेटालिक। कौन से कंपाउंड्स हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, जहां कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होगा। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। और कौन से न्यूक्लियोफाइल होंगे? ये सिग्मा। और भी है इसके अंदर जैसे NaBH4। और अगर अपन बात करें एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मत रटिए, ये सब आगे आएंगे, याद हो जाएंगे। हम क्या करते हैं मॉड्यूल सोल्व करने के चक्कर में रट्टा मारने लग जाते हैं इनके ऊपर। बस बेसिक समझिए कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। बाकी जैसे ही सब्जेक्ट अपना कंप्लीट होगा आप बोलोगे सर इनमें से एक भी याद नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं सबको कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल बनते देख चुका हूं। क्लियर? तो ये हमारे सामने थे न्यूक्लियोफाइल। एक हमारे सामने आता है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये वर्ड्स हमें पता होना चाहिए। क्या ये वर्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है? तो जवाब है हां। और कहां दिया है? चैप्टर एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। आप पढ़ेंगे NaCN के साथ रिएक्शन साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, AgCN के साथ रिएक्शन साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, NaNO2 के साथ रिएक्शन नाइट्रो एंड नाइट्राइट। तो एम्बीडेंट एक्चुअली इस वर्ड का मतलब होता है, एम्बी का मतलब दो, डेंट का मतलब जो बाइट कर सके, मतलब जिसके पास दो दांत हो काटने के लिए। क्लियर? तो इसमें हम बोलेंगे जिसके पास टू डिफरेंट डोनेटिंग साइट्स। साइट का मतलब जगह, जगह का मतलब एटम, या टू डिफरेंट डोनेटिंग सेंटर, सेंटर का मतलब एटम। तो लिखिए इसके अंदर ऊपर तक सुलटा लाइए एक बार जल्दी से,
सुलटा दिया ऊपर वाले सारे एग्जांपल्स सभी ने, और धीरे धीरे लिखो। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, nucleophiles having at least two different donating sites. Nucleophiles having nucleophiles having nucleophiles having at least nucleophiles having at least two different donating sites. Underline the word different. Nucleophiles having at least two different donating sites. SITE, साइट का मतलब क्या होता है? जगह। आप ब्रैकेट में एटम भी लिख सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन देगा? कोई ना कोई एटम ही तो देगा। न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग एट लीस्ट टू डिफरेंट डोनेटिंग साइट्स। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए देखिए किस प्रकार की बातें करेंगे। मान लीजिए हमारे सामने CN माइनस है। क्या है? CN माइनस। एनसीईआरटी का एग्जांपल उठाते हैं, तो इसमें कार्बन पर भी क्या है? लोन पेयर। और नाइट्रोजन पर भी क्या है? कार्बन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और नाइट्रोजन भी। आगे जब हम रेजोनेंस पढ़ाएंगे तो मैं आपको और क्लियर कर दूंगा कि जब इसमें रेजोनेंस होगा तो आप बताइए बॉन्ड को किधर तोड़ते हैं? पोलर बॉन्ड को मोर EN की तरफ। तो यहां पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा, नेगेटिव चार्ज किस पर चला जाएगा? नाइट्रोजन पर। तो देखिए जब ये रिएक्शन करेगा तो कार्बन भी डोनेटिंग साइट है और नाइट्रोजन भी डोनेटिंग साइट है। दो जगह से इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये, कार्बन के थ्रू भी और नाइट्रोजन के थ्रू भी। तो आप कह सकते हो ये क्या है? डिफरेंट। क्या है? डिफरेंट डोनेटिंग साइट्स। मतलब एक जगह कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है और यही नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। सभी के जो ध्यान अभी है बोर्ड पर होना चाहिए, आप लिखने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। जैसे अगर अपन बात करें NO2 माइनस, कौन है? NO2 माइनस। अब इसमें समझिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। यहां पर ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं जल्दी बताओ? और 3 बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन पर क्या होता है? लोन पेयर। ये भी एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, पर इसलिए नहीं क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो लोन पेयर दे सकते हैं। ध्यान से समझिए, क्या ये ऑक्सीजन लोन पेयर शेयर कर सकता है? यस, इट हैज लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट। क्या ये ऑक्सीजन भी शेयर कर सकता है? यस, इट आल्सो हैज लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट। पर ये दोनों ऑक्सीजन ही है, सेम एटम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की वजह से ये आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो फिर ये क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है एंड नाइट्रोजन से भी, इसलिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप आगे पढ़ेंगे हम उसे कहते हैं इनोलेट। क्या कहते हैं? इनोलेट। और डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको सब्जेक्ट डील कर रहा हूं, इसकी डेफिनेशन ही चेंज कर दूंगा, इसको समझने का तरीका ही चेंज कर दूंगा। आप बताइए, यहां पर आपका कार्बन इलेक्ट्रॉन दे सकता है और रेजोनेंस करेगा, तो अभी रेजोनेंस पढ़ा है नहीं, मैं आगे बताऊंगा। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज आपका ऑक्सीजन पर भी जा सकता है। आप बताइए इसमें कितने एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं? 1 इज कार्बन एंड 1 इज, एंड बोथ द एटम्स आर डिफरेंट। यहां पर कौन है? कार्बन। और यहां पर कौन है? ऑक्सीजन। तो ये एम्पीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जाम्पल हैं। आप मत रटिए इनको, ये रिएक्शन में आएगा एल्डोल कंडेंसेशन, 2 कोड़ी का बना दूंगा वहां पे। ये आपका रिएक्शन में आएगा एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन विद AgNO2 विद NaNO2, सारे आएंगे आगे चल के और बेटर क्लियरिटी के साथ। तो सर अभी क्या बता रहे हो? केवल वर्ड का मतलब कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, यानी कि जहां पर एक से ज्यादा डिफरेंट डोनेटिंग एटम्स होते हैं, सेम नहीं होने चाहिए। जैसे आप बात करो NO3 माइनस की, किसकी बात करना चाहो? NO3 माइनस की अगर अपन बात करना चाहें तो बताइए क्या ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है? आप बताइए क्या ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है? क्या ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है? कुछ भी बोल देते हो तुम लोग हवा में। नाइट्रोजन पर है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, केवल कौन इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? सेम ही तो है। तो एक से ज्यादा एटम नहीं, एक से ज्यादा डिफरेंट एटम्स। सो ये आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं है। छापिए।
जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई लोगों। अगर किसी को Cn माइनस नहीं समझ में आ रहा है इधर कैसे गए, तो घबराने की जरूरत नहीं, यहां से बता सकते हो। कार्बन पर भी लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट, नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर विद कंप्लीट, तो दो डिफरेंट डोनेटिंग एटम्स हैं इसके पास। हालांकि रेजोनेंस पढ़ने के बाद और भी क्लियरिटी आएगी। अभी आप बेसिक पर ध्यान दीजिए, आपको वर्ड क्लियर होना चाहिए। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल मतलब विच शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एम्बीडेंट मतलब दो, एटलीस्ट दो डिफरेंट डोनर एटम होने चाहिए। नहीं, उसके बाजू वाला इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है ना बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दूसरे से क्यों, बाजू में नाइट्रोजन है, इमीडिएटली देगा। हाँ, एनायंस नॉर्मली इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करते नॉर्मली। कुछ मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोफाइल का काम कर लेते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोफाइल का काम कर लेते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स दोनों का ही काम कर देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, उन्हें हम एम्बी फाइल्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्बी फाइल्स। एम्बी फाइल्स के सामने डेफिनेशन लिख दीजिए, और धीरे धीरे लिखते हैं अपन ना। व्हाइट बोर्ड होता ना तो तुमको पेन चेंज करने की भी समय नहीं देता। जो तुम बीच बीच में लोन पेयर को 3 कलर से दिखा रहे हो ना, ये इसके तो व्हाइट से, इसका ग्रीन से, रेड से, अलग अलग कलर से दिखाया है। खूबसूरती बरकरार की गई है नोटबुक की, कि ताकि किसी के पास जाए तो इंप्रेस हो जाए। वो जीरोक्स से तो करके लेगा, और जीरोक्स में नहीं पता चलता है कि रेड से लिखा था कि किससे। सारा ही क्या बन कराएगा? ब्लैक। सर इतना दिमाग होता तो हम इतनी मेहनत कर रहे होते। अब समझिए ना, हम सारा ही क्या बन कराएगा? ब्लैक। सर इतना दिमाग होता तो हम इतनी मेहनत कर रहे होते। अब समझिए ना, हम अलग लेवल पर हैं सर। लिखिए एमबी फाइल, which can act as a nucleophile as well as electrophile, which can act as nucleophile as well as electrophile, जो दोनों का काम कर सकता है। which can act as nucleophile as well as electrophile, मतलब डोनेटिंग साइट्स भी है और एक्सेप्टिंग साइट्स भी है। इलेक्ट्रॉन देने वाला भी है और इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी है। आइए समझते हैं, हम अपने ही लेवल पर बात करेंगे, फालतू की बातें नहीं करेंगे। हम इसको कई जगह देखेंगे। हमारा चैप्टर आएगा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जैसे इसमें अगर मुझसे पूछा जाए क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, आई विल से यस, बिकॉज इट हैज पोलर पाई बॉन्ड। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? तो जवाब है जी हां। पोलर पाई बॉन्ड वाले क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। देन टेल मी द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मींस which atom is going to accept the electrons। तो पोलर पाई बॉन्ड में पोलरिटी बनाइए, जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है वो बताइए दोस्त क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये तो क्लियर है साहब, ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्या ये न्यूक्लियोफाइल भी है दोस्तों? क्या ये न्यूक्लियोफाइल भी है? हाँ, बिकॉज ऑक्सीजन हैज लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट, तो ये न्यूक्लियोफाइल भी है। तो ये कौन सी साइट हो गई बताओ? न्यूक्लियोफिलिक साइट। क्या हो गई? न्यूक्लियोफिलिक साइट। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? सो इट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ये आपके सब्जेक्ट में बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। क्योंकि जब आप एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन H+ के साथ करवा रहे होंगे तो प्रोटोनेशन ऑक्सीजन पर होता हुआ दिखाई देगा, पर जब न्यूक्लियोफाइल के साथ करवा रहे होंगे तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करता हुआ नजर आ रहा होगा। तो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि यस,
ए मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज ए इलेक्ट्रोफाइल। मतलब एक एटम उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी हो सकता है और दूसरा एटम उसमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी हो सकता है। जैसे कार्बन इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है और ऑक्सीजन इसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है। तो हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक सिंपल सा एग्जांपल, इससे ज्यादा खोपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं है। सुलटा दीजिए जल्दी से। तो ये हमने बातें की है किसकी, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स की। किसकी बातें की हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। जल्दी से सुलटा दीजिए क्योंकि लेक्चर थोड़े लंबे हैं तो मैं आपको रिकॉल भी करवाऊंगा चीजें। मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अननेसेसरी मत रटिए कि सर BH3 PCl3 PCl5 मेरे को याद नहीं हो रहे हैं, मुझे नहीं पता चल रहा है इनमें वैकेंट P वैकेंट D कहां है। तो मैं कह रहा हूं अभी घबराइए मत, क्योंकि जब आप IOC पढ़ेंगे तो सर आपको PCl3 और PCl5 दोनों तबियत से पढ़ाएंगे और उस दिन आपको साफ नजर में आएगा कि इनके पास वैकेंट D है। तो हम फालतू में परेशान होते हैं, जो चीजें आगे चलकर क्या होने वाली हैं आसान। सुलटा दिया है। आइए एक बार मुझे बताइए इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। नोटबुक बंद एकदम, बस दिमाग में वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल, एनी स्पीसीज विच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। खत्म। कितनी कैटेगरी में डाल सकते हो, 3। एक तो सर जिनके पास वैकेंट P या वैकेंट D, खत्म हो गया। दूसरा जिनके पोलर पाई बॉन्ड होता है, खत्म हो गया। और तीसरा जिनके पास लिविंग ग्रुप, खत्म। न्यूक्लियोफाइल विच कैन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज न्यूक्लियोफाइल। सिंपल सी बात हो गई। अब बताओ कितनी कैटेगरी में डालेंगे, 3। भाई कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दो तरीके से, या तो बॉन्डिंग या फिर नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट, खत्म हो गया। दूसरा बॉन्डिंग, नॉन पोलर पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, दैट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। और दो अलग से एग्जांपल, NaBH4 एंड LiH, खत्म हो गया अब आपके सामने। इस तरीके से चीजों को डील किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये सारे टॉपिक एनसीईआरटी के ही हैं, हमने उसी रिदम में कवर किए हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, दैट इज इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। लेकिन उन पर जाने से पहले मैं थोड़ी सी बातें बताऊंगा, क्योंकि अभी आपने आईओसी नहीं पढ़ा है और इंडक्टिव इफेक्ट बिना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के समझा नहीं जा सकता, नहीं समझा जा सकता है। क्लियर। जो आप EN की सीरीज पढ़ते हैं -I की, वो केवल उनमें से क्वेश्चन आएगा तो बनेगा, इधर उधर आ गया तो नहीं बनेगा। और एक बार -I पर क्वेश्चन आया है नीट 2019, और वो सीरीज किसी भी सर की नोटबुक में नहीं थी। तो जो सीरीज रटते ना जुगाड़ से, वो केवल मॉड्यूल के क्वेश्चंस होते हैं कि ये याद हो गए तो बच्चा कर लेगा, बल्कि ऐसी कोई सीरीज कोई किताब लिखती नहीं है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, पर हमें पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने आईओसी नहीं पढ़ा है। तो नेक्स्ट हमारे सामने है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रिंसिपल। जो बातें मैं बताऊंगा वो बातें आपको आरडी सर फिर बाद में नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे दोनों के आपस में अच्छी बनती है। नहीं, TNM सर से बनती है, सभी से बनती है, और OC और IOC के जो हैं वो ज्यादा मैच करते हैं कॉन्सेप्ट। क्लियर? नो डाउट पीसी की बातें मैं हमेशा काइनेटिक्स की करता ही रहूंगा, इसीलिए सर ने पहले आपको टॉपिक पढ़ाया, दैट इज काइनेटिक्स। उनको पता है कि ऑर्गेनिक में कई जगह इस्तेमाल लेंगे सर। तो नेक्स्ट हमारे सामने है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रिंसिपल। मैं आपको EN नहीं समझाने वाला दोस्तों। कभी आप सोचोगे पीरियोडिक टेबल लिखकर अब हमें EN स्केल बताएगा, नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो 3 तरीके से देखी जाती है। कितने तरीके से? इलेक्ट्रॉन अगर अपन बात करना चाहें नेगेटिविटी, कितने तरीके से देखी जाती है? 3 तरीके से देखी जाती है। और ये बातें मैं एकदम बोल दूं, कोविड से पहले एक्सक्लूसिव हुआ करती थी, एकदम एक्सक्लूसिव। अब लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चुराया इसमें से। पहली बार ये लेक्चर अपने आए थे उधर पिछले वाले एक्स वाले इंस्टीट्यूट में, अल्फा के, जहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर जीवन में इंडक्टिव को ऐसे नहीं पढ़ा जिस तरीके से आपने समझाया है, हम तो बस यूं इलेक्ट्रॉन्स खींचते ही रह गए थे, EN डिफरेंस पर तो कभी बातें हुई नहीं थी। चलिए हम उसी पर बात करेंगे। OC में भी मदद करेगा ये कॉन्सेप्ट, IOC में भी करेगा, बेहद इंपॉर्टेंट है।
तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो बेटा एक आपके सामने होती है एलिमेंटल ईएन। क्या होती है? एलिमेंटल ईएन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जो कि आप मेनली आईओसी में डिस्कस करते हो। नॉन बॉन्डेड एटम्स की है ये। किसकी है? जो ईएन वैल्यू आप देखते हैं, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, कंपेयर देयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कार्बन ने भी कोई बॉन्ड नहीं बना रखा, नाइट्रोजन ने भी नहीं, ऑक्सीजन ने भी नहीं और फ्लोरीन ने भी नहीं, तो आप बहुत आसानी से दोगे कार्बन से ज्यादा ईएन, नाइट्रोजन से ज्यादा और ऑक्सीजन ज्यादा फ्लोरीन। और क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि आपके सामने है आयोडीन, आपके सामने है ब्रोमीन, आपके सामने है क्लोरीन और आपके सामने है फ्लोरीन, तो आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा क्लोरीन और क्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन। ये आपके आईओसी के क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम एलिमेंटल फॉर्म में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। दूसरा हमारे सामने आता है मॉडिफाइड ईएन। क्या आता है? मॉडिफाइड ईएन, मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिस पर हमारा डिटेल में डिस्कशन होगा। एक हमारे सामने होती है ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या होती है? ग्रुप, अगर अपन बात करना चाहें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ग्रुप्स की भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, जैसे एटम्स की होती है ना, वैसे ग्रुप्स की भी होती है। और दोस्तों, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो आपके इंडक्टिव इफेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट उल्टे हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट उल्टे हो जाएंगे। आप ये पढ़ते हैं कि जिसकी ईएन हाइड्रोजन से ज्यादा वो माइनस आई, और जिसकी ईएन हाइड्रोजन से कम वो प्लस आई लगाता है। मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन में और CH3 में ईएन CH3 की ज्यादा होती है, ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बट CH3 का तो कैसा इफेक्ट लगता है? प्लस आई, क्योंकि आपने इंडक्टिव को सही तरीके से नहीं समझा है, इवन एनसीईआरटी के लेवल पर भी नहीं समझा है। तो ये आपके सामने रहेगा, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? मॉडिफाइड ईएन। तो मैं वापस से डिस्कस करना चाहूंगा किसको? मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सभी के पेन डाउन होने चाहिए। मॉडिफाइड का मतलब क्या है? कि वही कार्बन रहेगा, वही नाइट्रोजन रहेगा, वही ऑक्सीजन रहेगा, पर फिर भी ईएन इनके अलग अलग होने लगेगी। मतलब ईएन में चेंज आ जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ये अभी अपनी कौन सी फॉर्म में है? एलिमेंटल फॉर्म में है, बॉन्डेड नहीं है ये। जब ये बॉन्डेड फॉर्म में जाएंगे तो ईएन क्या होने लगेगी? चेंज। और उस चेंज में सबसे पहला इंपैक्ट आपको दिखने लगेगा चार्ज। किसका? चार्ज। दोस्त, अगर किसी एटम पर चार्ज आ जाता है ना, तो उसकी ईएन चेंज होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? चेंज। वो नॉर्मल एटम की तरह काम नहीं करता है। मतलब मैं समझा नहीं सर, क्या कहना चाहते हो? मान लीजिए सेम एटम की बात करते हैं, एक एटम ए है और एक एटम ए है जिस पर पार्शियल पॉजिटिव, दोनों एटम क्या है? सेम, यहां भी ए यहां भी ए, लेकिन एक में ए पर कैसा चार्ज आ गया है? पार्शियल पॉजिटिव। तो बता सकते हो दोनों में से ईएन किसकी ज्यादा है? जिस पर पार्शियल पॉजिटिव है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज आने से एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाती है। अगर एक दूसरा ए है जिस पर कैसा चार्ज है? फुल पॉजिटिव, तो फुल पॉजिटिव वाले की ईएन पार्शियल पॉजिटिव वाले से भी ज्यादा होती है। और अगर एक एटम है जिस पर उसी पर कैसा चार्ज है? जहां पर पार्शियल नेगेटिव, तो न्यूट्रल वाले की ज्यादा होगी, पार्शियल नेगेटिव आने से ईएन कम। और दोस्त, अगर फुल नेगेटिव आ गया तो ईएन और भी कम। तो यानी कि ये एटम आपका न्यूट्रल था, यहां पर कैसा था? न्यूट्रल। अगर इस पर प्लस आएगा तो ईएन बढ़ेगी और माइनस आएगा तो ईएन घटेगी। सर, क्या कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं जहां से आप हमें समझा सकते हो? जी दोस्त, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। यहां पर जो बातें हो रही है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, वो की एटम की हो रही है। किसकी हो रही है? की एटम। सर, व्हाट डू यू मीन बाय की एटम? मैं आपको समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी कि की एटम वो जिस पर हमारा पूरा फोकस है, और इसमें पूरा फोकस किस पर है? नाइट्रोजन। इसमें पूरा फोकस किस पर है? नाइट्रोजन। देखो, ये भी नाइट्रोजन है और ये भी, पर इन दोनों नाइट्रोजन की ईएन सेम नहीं है, नहीं है सीएन, और उतनी नहीं है जितनी इस नॉर्मल नाइट्रोजन की है। इससे तो दोनों में ही ज्यादा हो चुकी है। आप बताइए किसकी ईएन ज्यादा होगी? इस नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज है? फुल पॉजिटिव।
और इस नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। तो बताइए फुल पॉजिटिव अगर सेम एटम पर है और एक जगह पार्शियल पॉजिटिव है तो ये किसकी ज्यादा होगी, फुल पॉजिटिव की। मतलब दोस्त इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी राइट नाउ इस नाइट्रोजन से ज्यादा है। क्लियर। और अगर आपके सामने आ जाता है कौन, NH2, तो आप जानते हैं यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड में पोलैरिटी है, यहां पर कैसा होगा, पार्शियल नेगेटिव, और यहां पर पार्शियल। तो देखो इसकी ईएन इससे भी ज्यादा, तो फुल पॉजिटिव वालों की ईएन क्या रहेगी, ज्यादा। किससे, पार्शियल पॉजिटिव। और पार्शियल पॉजिटिव की ज्यादा किससे, न्यूट्रल से। और न्यूट्रल की ज्यादा किससे, पार्शियल नेगेटिव। आप देख लीजिए सभी में एटम क्या है, सेम। सभी में एटम क्या है, सेम। सभी में एटम क्या है, सेम। नोट कीजिए, पहले यहां तक आगे बढ़ूंगा। टाइम हो गया है क्या, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम, क्योंकि इसमें आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा। दोस्त इसको बहुत सीरियसली लेना, ये एसिडिक स्ट्रेंथ, ये बेसिक स्ट्रेंथ और ये इंडक्टिव इफेक्ट में आपकी इतनी मदद करेगा कि इंडक्टिव के पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा आपका, मैं गारंटी से कह रहा हूं। आपने आज से पहले इंडक्टिव को अलग तरीके से नौटंकी से समझा होगा, और जब आप इस तरीके से अप्रोच लेंगे तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ में आएगी। अगली क्लास में आपके पास +1 एनसीईआरटी होनी चाहिए पार्ट 2, +1 एनसीईआरटी पार्ट 2 आपके पास होनी चाहिए, जिसमें जीओसी इंडक्टिव इफेक्ट दिया हुआ है। हम उस पर बातें करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। देखो, अगर किसी को इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अभी याद नहीं होते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं, पूछूंगा जब तक कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना पढ़ा लो। और जिस दिन खत्म करूंगा उस दिन एक भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं याद हो गया। ठीक है, चलिए एक काम और करेंगे भाई, इधर से फर्स्ट रो वाले सारे, ये फर्स्ट रो वाले माइनर का रिजल्ट आ गया ना, अपने माइनर टेस्ट का रिजल्ट मुझे अपडेट करवाएंगे क्लास के बाद।